होलसेल ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या है? जैसे रिटेल ट्रेडिंग में चीजें सीधा कस्टमर को बेची जाती हैं, होलसेल ट्रेडिंग के अंदर चीजें बड़े मर्चेंट्स को बेची जाती हैं। बड़े मर्चेंट क्या करते हैं? भारी भरकम सामान को वहां से खरीद लेते हैं फैक्ट्री से, और फिर वो अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। वहां से वो फिर फर्दर रिटेल शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। शॉपकीपर्स फिर क्या करते हैं? आगे कस्टमर्स को बेचते हैं। तो आप लोग बात को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें लिखा है, हेयर बल्क बाइंग टेक्स प्लेस directly from the manufacturer by numerous intermediary merchants. The merchants, wholesalers extend credit to the retailers. देखिए क्या होता है, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं, जो बड़े होलसेलर होते हैं, वो क्या करते हैं? सीधा फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में चले जाते हैं, और वहां से सैकड़ों टन जो माल है उसको भर लेते हैं एक साथ में। बल्क बाइंग होती है, बड़े स्केल पर यहाँ पर चीजों की खरीद की जाती है। फिर वो वहां से खरीद कर क्या करते हैं? अपने पास ले आते हैं। वहां से फिर वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में शॉपकीपर्स को सेल करते हैं। समझ गए? तो यानी शॉपकीपर्स और फैक्ट्रीज बीच का जो इंटरमीडियरी लिंक है वो कौन लोग बनाते हैं? उनको होलसेलर्स कहा जाता है या फिर बिग मर्चेंट्स कहा जाता है। अब जैसे भाई जो कस्टमर लोग हैं, जैसे मुझे एक पैकेट बिस्किट चाहिए, तो मैं यहां से सीधा बिस्किट की फैक्ट्री में जाऊंगा लेने के लिए? क्या नहीं जाऊंगा ना। तो ये होलसेलर क्या करते हैं? बल्क में ट्रक भर के ये बिस्कुट उठाएंगे वहां से, और ये उठाते कहां से हैं? सीधा फैक्ट्री से उठाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उठाते हैं। तो होलसेल जो ट्रेडिंग है इसके अंदर बल्क बाइंग एंड बल्क सेलिंग होती है, इसलिए इसमें माल डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचा जाता है। अगर हमें एक पैकेट बिस्किट चाहिए तो हम उसको लेने के लिए होलसेलर के पास नहीं जाते हैं या फिर सीधा फैक्ट्री में नहीं जाते हैं। हम अपने बगल के जो दुकानदार होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उसको लेने के लिए हम अपने बगल वाले शॉपकीपर के पास चले जाते हैं जो रिटेल ट्रेडिंग में डील करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आएगी। होलसेल ट्रेडिंग में सीधा फैक्ट्री से भारी मात्रा में माल उठाया जाता है और वो सीधा कस्टमर को नहीं बेचा जाता है, ठीक है। और रिटेल ट्रेडिंग के अंदर क्या किया जाता है कि हल्की संख्या में, हल्की क्वांटिटी में माल सीधा कस्टमर को बेच दिया जाता है। बस ये बेसिक डिफरेंस है होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग के अंदर। इसी लेक्चर में आगे है हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज अ टर्शियरी एक्टिविटीज इन विच पीपल, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट क्या है? एक एक्टिविटी है, टर्शियरी एक्टिविटी है, जिसमें लोग, सामान और चीजें, ये सब कुछ फिजिकली एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द फिजिकल मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। भाई इसमें चीज को ना पूरा उठा करके, उसके पूरे वेट को उठा करके ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट चाहे वो रेलवे लाइन से हो, चाहे वो रोड नेटवर्क से हो, चाहे वो वाटरवेज से हो, चाहे वो एयरवेज से हो, चीज को एक जगह से उठा करके किसी नई जगह तक पहुंचाना, इस काम को ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। वाइल सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट आर सीन। देखिए माल को, सामान को किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से उसको ट्रांसफर किया जाना है, इसको डिसाइड करने के लिए दो तीन चीजें कंसल्ट की जाती हैं, उन पर बात की जाती है। सबसे पहले आती है किलोमीटर डिस्टेंस, कि जिस चीज को एक जगह से उठा करके नई जगह तक लेके जाना है, उसके बीच का जो रास्ता है उसका कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है वो, इस बात को काउंट किया जाता है। इसके साथ साथ टाइम डिस्टेंस, पॉइंट ए से चीज को पॉइंट बी तक ले जाने में कितना टाइम लगता है, उस चीज को देखा जाता है। और साथ साथ में कॉस्ट डिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सामान एक जगह से किसी नई जगह तक पहुंचाना है तो वहां पर कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। मान के चलो कि हमें दिल्ली से मुंबई तक सीमेंट को पहुंचाना है, तो दिल्ली से मुंबई तक अगर सीमेंट को लेकर के जाना है तो उसमें हम कॉस्ट देखेंगे कि अगर हम उसको रोड नेटवर्क से पहुंचाएंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, अगर हम उसको एयरवेज की हेल्प से कैरी करते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी,
अगर हमारे पास रेलवे नेटवर्क है तो रेलवे की हेल्प से कितनी कॉस्ट आएगी, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे कम कॉस्ट आएगी हम उसी को प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल भी होना चाहिए। मान के चलो अगर हमें दिल्ली से मुंबई तक वाटर ट्रांसपोर्ट से सबसे सस्ती पड़ रही है चीज़ को कैरी करना, तो हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल ही नहीं है और हम उसको मान के चल रहे हैं। तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कॉस्ट डिस्टेंस को, किलोमीटर डिस्टेंस को और टाइम डिस्टेंस एनालाइज किया जाता है। ठीक है, आगे इसी में बात आती है नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। देखिए नेटवर्क किसको बोलते हैं? रोडवेज का, रेलवेज का या फिर ट्रांसपोर्ट लाइंस का जो जाल सा बना होता है ना मकड़ी की तरह का, उस लिंकिंग नेटवर्क को, उन रोड्स के पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोल देते हैं। इसमें क्या होती हैं? बहुत सारी लिंकिंग रोड्स होती हैं और बहुत सारे जंक्शन होते हैं, बहुत सारे नोड्स होते हैं। नोड क्या होती है? एक गांठ होती है जहां पर अलग अलग रोड्स आकर आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, उसको नोड कहते हैं। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो रास्ता है उसको लिंक्स कहते हैं। जो भी रोड दो नोड्स को, दो ट्रेडिंग सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करती है, उस कनेक्टिंग रोड को लिंक्स कहा जाता है। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क दो चीजों से मिलकर बनते हैं, लिंकिंग रोड्स के साथ और साथ साथ में नोड्स के साथ। नोड्स के अंदर 3-4 रोड्स आकर के मिल जाती हैं और फिर एक नोड को दूसरी नोड तक मिलाने में जो रोड हेल्प करती है उस रोड को लिंकिंग रोड या फिर लिंक्स कहा जाता है। ये हमारी टर्म है नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। अब इसी टॉपिक के अंदर एक हमारा फर्दर सब टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं? किसी एरिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज्यादा डेंस होता है और किसी किसी रीजन के अंदर जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है, वो बहुत कम रहती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी डेंसिटी को डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहले बात है डिमांड, कि किसी रीजन के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है और वहां पर किसी चीज की कितनी ज्यादा डिमांड है। जितनी ज्यादा डिमांड रहेगी उतना डेंस रोड्स का नेटवर्क रहेगा, उतनी ज्यादा वहां पर ट्रांसपोर्ट सप्लाई बनी रहेगी। तो डिमांड पे डिपेंड करता है ये। दूसरी चीज रूट्स, जितने ज्यादा रूट अवेलेबल हैं उतना ज्यादा डेंस नेटवर्क वहां पर डेवलप होता है। ठीक है, होता है ना कि किसी किसी जगह पर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, तो वहां पर आपको नेटवर्क बहुत वीक मिलता है, बहुत कम डेंस मिलेगा। और किसी किसी जगह पर सारे के सारे ट्रांसपोर्ट जो मोड्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं, चाहे आप एयर रूट से चले जाओ, चाहे आप वाटर रूट से चले जाओ, चाहे रेलवे से, चाहे रोडवेज से, आपको वहां पर हर एक ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। तो ऐसे इलाकों में, ऐसे रीजन्स में जो कनेक्टिविटी है उसका नेटवर्क ज्यादा डेंस रहता है। तो देखिए दो फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, पहला है डिमांड और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ रूट्स। इस तरह से इस टॉपिक में मैंने आपको कॉम्बाइनली 3-4 टर्म्स को समझाया है। सबसे पहले है होलसेल ट्रेडिंग, जिसमें बल्क बाइंग एंड बल्क सेलिंग की जाती है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, फिजिकली सामान को एक जगह से उठा करके किसी नई जगह तक पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कॉस्ट डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड किलोमीटर डिस्टेंस, इसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ नोड्स और लिंक्स की हेल्प से डेवलप होता है एक नेटवर्क। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट में आते हैं डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रूट्स। इस टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुली पड़ी है, आप उसमें विदाउट एनी हेजिटेशन अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।